सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 5 की स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन प्रमोटर भी हैं। हमारे बीच में अरुण बाला जी उपस्थित हैं या हैं मुझे अभी मालूम नहीं मुझे। पिंकी तोमर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। अरुण बाला जी उपस्थित, स्वागत है। सरिता जैन जी सेमेस्टर 2 की उपस्थित है, उनका स्वागत है। पुष्पा कुमारी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। रमेश जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। प्रशांत सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। नीरजा राठी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वैशाली जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। और अनेक आज कई लोग जुड़े हुए हैं। अभी हम लोग ग्रुप में अलग से शामिल नहीं हुए नाम में, लेकिन हम लोग सबको इनवाइट करते हैं तो ठीक है। लेकिन आप लोग जो लोग जुड़े हुए हैं वो कोशिश करें कि उसको अपना नाम भी अलग से ऐड करा देंगे तो हमें अधिक फायदा रहेगा, क्योंकि बहुत से नाम ऐसे आए हैं जो हम लोग जानते नहीं हैं, कस्टम नहीं है। जैसे प्रशांत जी आज पहली बार मुझे लग रहा है आए हैं, शायद नीरजा राठी जी पहली बार आए हैं। जी हम पहली बार आपके क्लास में आए और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है चैप्टर। हम लोग शुरुआत कर रहे थे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। मैं भी आपकी क्लास में पहली बार आई हूँ आज सर। प्रभजीत कौर मेरा नाम। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। सर एक बात आपको कहना चाहती थी जी। कोई भूल चूक हो रही तो सर माफ कीजिएगा, क्योंकि आज शॉप पे थी ना तो इतना ध्यान दे नहीं पाई सर, तो कोई भूल चूक रही हो तो सॉरी। वेल डन। सबने बात कहा होगा, यही कहा होगा, सब बताएंगे वर्चुअली कि सब बढ़िया हुआ, बिल्कुल परेशान नहीं है। नमस्कार सर। सर मैं अरुणा, मैं भी आज आपकी क्लास में पहली दफा आई हूँ। सभी का स्वागत है, आप लोग स्वागत योग्य हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आप लोगों की बात सुने और जो हम लोग विषय है उसको हम लोग जानने की कोशिश करें, बस यही है। ज्ञान किसी के पास नहीं होता है, हम सब अज्ञानी हैं। बस ज्ञानवान केवल एक ही है, ईश्वर। और हम लोग ज्ञान की कोशिश करते हैं कि ज्ञान प्राप्त करें हम लोग। तो बस उसी में आयुर्वेद में हम लोग आ रहे थे और हम लोग पहुंच गए थे। हम लोगों ने असात्म इंद्रियात संयोग यहाँ पर हम लोग पढ़ा था। तो हम लोगों ने हेतु सूत्र के यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ कि हेतु सूत्र जो है, हेतु लिंगौषध ज्ञानम और स्वस्थापुरपायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धयम पितामह, यहाँ से शुरुआत हुई। तो हेतु सूत्र माने कारण और लिंग सूत्र माने कि हमारा सिम्टम क्या आ रहा है। तो और इस रूप में तो हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र, उसको औषधि नहीं कहना चाहिए, नॉर्मली औषध कहना चाहिए। ये हमारे सूत्र के रूप में औषध सूत्र है। औषधि हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उसमें वनस्पतियों का यूज करते हैं, इसलिए हम लोग उसको औषधि कह देते हैं, लेकिन औषध सूत्र है। तो अब सर ये आप कौन सी आयुर्वेदिक बुक में आयुर्वेदिक चरक 1 पढ़ रहे हैं? हाँ, चरक 1 से है। ओके, पेज नंबर बता देंगे सर? पेज नंबर नहीं है, पेज नंबर जो आपका है पूरी किताब जो आपके चैप्टर 2 है उसको आप देखिएगा। इसी को हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपको उसी के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने अपना। और सब लोग म्यूट कर लीजिए अपना, तो आवाज थोड़ा सा क्लियर रहे। तो उसमें जो है हेतु सूत्र हम लोग बता रहे हैं, आप उसमें देखते जाइए, केवल आप सुनिए और आपको सब इसी मिलेगा, इसी चैप्टर मिलेगा। तो हेतु सूत्र माने कारण। तो हेतु सूत्र और दूसरा जो है, अब हेतु सूत्र के बात हो रही थी कि लिंग सूत्र क्या है। तो हम लोग हेतु सूत्र में हम लोगों ने काल को डिफाइन किया था। काल बुद्धि और असात्म इंद्रियात संयोग के माध्यम से ही आपको बीमारी आती है। 3 चीजें जिम्मेदार हैं, या तो काल, या असात्म इंद्रियात संयोग, और या तो बुद्धि। अब बुद्धि के साथ क्या जुड़ा हुआ है? बुद्धि ही तो काम कराती है, इसलिए बुद्धि के साथ कर्म जुड़ा हुआ है, तो कर्म को मान लिया गया। तो इसलिए काल, असात्म इंद्रियात संयोग और कर्म को
3 को ये कारण माना गया कि जब भी कोई लिंग सूत्र लेकर आएगा, यानी कहेगा कि हमको बुखार हो गया है, तो हमको ये जानना है कि कारण क्या है। तो कारण के लिए ये बताए गए हैं आयुर्वेद में, या तो काल होगा, समय, टाइम, और या इंद्रियों का जो है वो कोहेसिवनेस नहीं होगा। इंद्रिय क्या है? इंद्रियार्थ माने इंद्रिय के विषय। इंद्रिय के विषय कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और असात माने अनुकूल संयोग नहीं होगा, प्रतिकूल संयोग है। और ये क्या करता है? इंद्रिय जो है अपने विषयों के, जो बाहरी संसार के विषय हैं, यानी शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, इनका परिचय मन को कराता है। तो जब मन से संपर्क करता है तब ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो मन आत्मा से संपर्क करता है। आत्मा क्रियाशील नहीं है, लेकिन मन क्रियाशील है। लेकिन सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही कि नहीं? ये सर आ रही है। आ रही है सर। आ रही है? आ रही है सर। बीच में आ रही है सर। बीच में रुकी थी ये सर, ये आ रही है सर, अब आ रही है सर। रुक गई थी बीच में। ठीक है, आवाज आ रही है ना? तिवारी जी बोल दीजिएगा जब आवाज ना आए। ये सर आ रही है। तो हम लोगों ने असात इंद्रियार्थ संयोग में कहा था कि इंद्रिय क्या करती है? इंद्रिय मन से संपर्क करती है। इंद्रिय अपने विषयों से संपर्क करती है। विषय माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। फिर इंद्रिय मन को बताती है, तो इंद्रिय और मन का संयोग होता है। फिर मन आत्मा से संपर्क करता है, तब हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो अगर ये साथ में नहीं है, यानी अनुकूल नहीं है, कोहेसिवनेस दोनों के बीच में नहीं है, तो इंद्रिय, आत्मा, मन कहीं और है और इंद्रिय कहीं और, तब हम उसको ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो वही का एक कारण वो भी माना जाता है कि वो एक कारण है। फिर तीसरा हमारा कर्म आता है। तो हम लोग काल की बात कर चुके थे, और हम लोग असात इंद्रियार्थ संयोग की बात कर चुके थे। तो अब हम लोग बात करेंगे आगे कि ये आगे देखिए लिखा हुआ है कहीं, देखिए यहाँ पर इस पेज में हम लोग थे, ये इस पेज में हम लोग थे। ठीक, तो ये हेतु सूत्र में हम लोग इसको देख रहे थे। तो ये सभी का अतियोग होगा या अयोग होगा, मिथ्या योग होगा। तो हम लोगों ने काल के बारे में बता दिया था, असात इंद्रियार्थ संयोग बता दिया था। और अब हम लोग आगे कर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि कर्म। तो जो कर्म के बारे में जो कहा गया है, तो कर्म भी उसी तरह होता है कि कर्म का अतियोग क्या है, हम लोगों ने इसको बताया था। शायद कर्म का भी बता चुके थे ना। कर्म का भी वाणी हम लोग बताया था कि वाणी है, या तो वाणी या मन या शरीर के द्वारा ही तो कोई चेष्टा की जाती है, वही हमारा कर्म है। तो कर्म का अतियोग माने बहुत अधिक। अगर कोई काम आप कर रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन ही करते जाएंगे, ये भी अतियोग। आप कोई श्रम करना चाह रहे हैं, यानी आप खेत की गुड़ाई कर रहे हैं तो गुड़ाई करते जाएंगे, तो 24 आवर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 24 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब अतियोग में आता है। आपको बैलेंस करना है। और अयोग माना हम काम ही नहीं करेंगे, हम सोते रहेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं, हम सब्जी लेने नहीं जाएंगे, हम मार्केट नहीं जाएंगे, ये अयोग है। मिथ्या योग को हम लोगों ने कहा था कि जो वाणी, मन, शरीर तीनों के माध्यम से कैसे हम लोग काम करते हैं। तो मिथ्या योग में हम लोग कहा था कि जब कोई कर्म, जैसे आप अपने कोई अर्ज है, उस अर्ज को जब रोकते हैं, बलपूर्वक रोकते हैं, तो वो आपका मिथ्या योग है। मन के रूप में हम लोग कहा था कि अगर आप झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, आप किसी की बुराई कर रहे हैं, आप इधर की बात उधर लगा रहे हैं, तो ये सब सारे जो आपके हैं गुण, ये इन गुणों से अल्टीमेटली आपका ब्रेन प्रभावित होता है। ये मानसिक रोग कहीं ना कहीं होते हैं। तो मानसिक रोगों में भी अब प्रज्ञापराध में, अब देखिए प्रज्ञापराध की बात करने जा रहा हूं। तो अब इसका मतलब हुआ बीमारियों का कारण क्या है। तो बीमारियों का कारण क्या हुआ? एक तो हम लोगों ने कहा कि जो हमारी बुद्धि है, अगर बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाए, माने बुद्धि से हम सही निर्णय न ले पाए, तो
और धैर्य हमारा कम हो जाए। तो बुद्धि, देखिए नीचे के पढ़िएगा, धीभ्रंश, धृतिभ्रंश, स्मृति। धी माने बुद्धि, धृति माने धैर्य। तो धीभ्रंश माने बुद्धि न रहे, धृति न रहे। यहां से शुरू करिए, देखिए फिर अब बता रहा हूं, उल्टा शुरू करिए। बुद्धि न रहे, धैर्य न रहे, स्मृति न रहे, तो इनसे हमको क्या होगा? इनसे हमको नुकसान ही तो होगा, बीमारी तो आएगी। तो ये प्रज्ञापराध में कहा गया। तो इनके कारण भी, और काल हमारे हैं, काल हम लोगों ने पहले पढ़ा, और फिर हम लोगों ने आसाद इंद्रियार्थ संयोग, इनके माध्यम से इनको बीमारियां आती हैं। और यही हमारे शारीरिक और मानसिक 2 प्रकार के रोग हैं, इनका कारण है। मानसिक रोग 2 तरह का है, सत्व, रज, तम, 3 गुण मन के होते हैं। तो सत्व जो है वो गुण है, वास्तव में गुण है, और दोनों दोष है। यानी रज और तम दोनों दोष के रूप में है। कैसे? रज और तम जब होते हैं तो सत्व गुण नहीं आ पाता, और सत्व गुण नहीं आ पाता तो हमारे जो मोक्ष की अवधारणा है भारतीय दर्शन में, वो मोक्ष नहीं मिल पाता, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स हमारा जो है वो सत्व है। सत्व जब तक नहीं होगा तब तक हम योग्य नहीं हो पाएंगे मोक्ष के। तो इसलिए तम, सत्व, रज, तम, तो रज और तम हमारे दोष के रूप में है। तो इन ये बीमारियां हैं, इन बीमारियों की वजह से भी हमारे काम होते हैं। तो बुद्धि भ्रष्ट माने क्या हुआ? कि जो सही विषय है उनको आप कहें गलत है, और जो गलत विषय है उनको कहें। अब उनको वहां पर आयुर्वेद में कहा गया है, चरक संहिता, चरक संहिता हमारे जो चरक संहिता है किताब, उसमें त्रिपाठी जी की है, त्रिपाठी जी की टीका है, उस टीका में लिखा गया है। तो इसलिए आगे श्लोक जहां जहां H लिखा हुआ है वहां त्रिपाठी जी की टीका की पहला वॉल्यूम है, और जहां H2 लिखा हुआ दूसरा वॉल्यूम है। सारे श्लोक वहीं से लिए गए हैं। ठीक। तो अगर बुद्धि भ्रंश माने बुद्धि माने जो सही विषय हो, जो आपको सही जगत कह रहा हो, जो पुराने दर्शन कह रहे हो, वो उन विषयों को हम मान लें या उन सेंटेंसेस को मान ले गलत है, और जो हम मानते हो गलत विषय हो उनको मानते हो सही है। ये हमारी बुद्धि का भ्रंश है। बुद्धि भ्रंश माने बुद्धि नष्ट होना, भ्रंश माने नष्ट होना है। ठीक। तो इसके तो अब हमको हम सांसारिक हैं, विषय अर्थ माने इंद्रियार्थ, इंद्रिय के विषय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो हमको उस तरह रहना है कि जैसे, अब इसको गीता में जाइए तो यथा संघर्ते चायम कूर्मोंगानी सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रिय व्यर्थस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। यानी जैसे कछुआ को देखिए कि एक 4 पैर होते हैं उसके, एक गर्दन होती है, एक धड़ होता है। तो वो क्या करता है? वो सारे लोगों को देखता रहता है, सब चीज देखता रहता है, और जब कभी आपको होता है तो अपनी गर्दन को अंदर समेट लेता है। तो जैसे कहा गया है, उदाहरण दिया गया है कि जैसे कछुआ संसार की समस्त गतिविधियों को देखने के उपरांत भी अपने को खोल के अंदर लपेट लेता है, तो वैसे ही आप संसार के विषयों से निर्लिप्त रहते हुए, विषय करिए जहां आवश्यकता उसमें करिए, लेकिन शेष विषयों से निर्लिप्त होते हुए और अपने को छोड़िए, और तभी आपकी रियल धी मतलब बुद्धि कही जाएगी। ठीक। धृति क्या है? धृति जो है, धृति का अर्थ क्या है? धैर्य। अगर धैर्य नहीं हुआ, मन देखिए हमारे मन है, मन चंचल है, मन का मूवमेंट है, मन उसी तरह गतिशील है जैसे वायु हमारे गतिशील है। तो वायु जैसे गतिशील है तो वायु से भी अति गति से मन भागता है। वायु की तो कोई गति होगी 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मन की कोई गति नहीं है। मन की इतनी गति तेज है कि वो प्रकाश की किरण से भी अधिक तेज है। तो मन की गति जो है, अब मन को कंट्रोल करना, जब तक मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक मन तब तक इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो पहले मन को कंट्रोल करना है, फिर मन कंट्रोल्ड मन जो है वो क्या करेगा? जो बिल्कुल अपने आप आपके नियंत्रित मन है, यही इंद्रियों को उनके विषयों से अलग कर पाएगा। तो अगर धृति नहीं होगी, धैर्य नहीं होगा, तो धैर्य ही एक ऐसा शक्ति है जो मन को चंचल होने से रोकती है। तो जब कभी आपके अगर प्रज्ञापराध होगा, यानी आप ये कर्म करेंगे तो खराब कर्म करेंगे तो प्रज्ञापराध, इसको प्रज्ञापराध बोलते हैं। कि प्रज्ञा माने
जो प्रज्ञा भी बुद्धि का रूप है। तो प्रज्ञा से अपराध, प्रज्ञा अपराध का मतलब वो कि प्रज्ञा के रूप में जो अपराध कर रहे हैं, तो प्रज्ञा अपराध माने जो बुद्धि के द्वारा अपराध करें। तो बुद्धि के रूप में सारे रूपों में है कि धी भ्रंश होगा, धृति भ्रंश होगा और स्मृति भ्रंश होगा। तो प्रज्ञा अपराध यही है। तो कहते हैं कि भाई धृति, धैर्य मत छोड़िए, त्याज्यम न धैर्यम विदुरूपी काले, कोई भी संकट काल की स्थिति हो उसको मत छोड़िए। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसी धैर्य धारण करने से आपको हो जाए। धैर्यात धैर्यात कदाचित 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 क्या होगा कि गति मापनुयात से, कोई गति मिले, कोई दिशा मिल जाए, कोई दिशा मिले कि इससे गति। यथा समुद्रे हिपोत भंगे, जैसे कहते हैं उदाहरण दिया कि अगर समुद्र में कोई आपका नाव डूब जाए या जहाज डूब जाए तो क्या होता है कि ताम यात्री को वांछित तर्तुमेव, तभी वो यात्री जो होते हैं वो तैरना चाहते हैं कि तैर करके उस पार निकल जाए। तो इसलिए धैर्य को छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये धैर्य आपका अगर प्रज्ञा अपराध हो जाए, कर्म खराब करेंगे तो प्रज्ञा अपराध होगा, उससे बुद्धि नष्ट होगी, उससे धैर्य नष्ट होगा। धैर्य नष्ट होगा तो मन भागेगा, मन भागेगा तो इंद्रिया कंट्रोल नहीं रहेंगी, इंद्रिया कंट्रोल नहीं है तो और परेशानियां होंगी। तीसरा स्मृति भ्रंश। अब स्मृति भ्रंश को तो हम लोग माने कि अगर आयुर्वेद की भाषा में कहें तो रजोगुणी जो व्यक्ति है और तमोगुणी जो व्यक्ति है, हमने तीन बताए ना, मन के तीन, तो एक सत्व गुण, अगर सत्व को छोड़ दीजिए, रज और तम जो गुणी व्यक्ति हैं वो उनकी स्मृति भ्रंश होती है। क्यों? वो सही सोच नहीं पाते हैं, सही दिशा में उनको याद ही नहीं रहता है। तो ऐसे, लेकिन हम लोग चिकित्सा में यूज करते हैं, कैसे करें? हमको कहा गया है कि हमको ठंडक लग गई, अब हमको ये याद रहना चाहिए कि इस ठंडक में हम कोल्ड ड्रिंक न पिए। अगर ये स्मृति भ्रंश हमको हो जाए कि आइसक्रीम हम खा रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो हमारी स्मृति भ्रंश है। उसके विपरीत अगर करते हैं तो स्मृति हमारी है। अगर हम कहें कि हम ठंडक से आए हैं तो हमको चाय पीना चाहिए, कॉफी पीना चाहिए, गर्म कॉफी, तो आप ये कह सकते हैं, या कंबल ओढ़ लेना चाहिए, तो आप ये कह सकते हैं कि स्मृति हमारी सुरक्षित है। लेकिन यदि उल्टा करने लगे तो ठंडक में और ठंडक करने लगे तो हमारी स्मृति भ्रंश है। ये आयुर्वेद मतलब चिकित्सा में हम कैसे यूज करेंगे, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमको मोटापा हो रहा है तो हमको क्या करना है? हमको मूवमेंट कर देना है। क्यों? वायु जो है उसको छुटा करती है, तो आप टहलेंगे तो माने मूवमेंट, वायु माने मूवमेंट, तो वायु जब मूवमेंट करेंगे तो आपको मोटापा दूर होगा। तो या उस तरह की चीजें आप खाना जो भारी भरकम गुरु पदार्थ माने नहीं कि लंबाई चौड़ाई मोटाई और या किलो में छोटा ही हो, जो गुरु करता हो, मतलब आपके शरीर को वृद्धि करता हो, ऐसे भोजन को हम लोग छोड़ देंगे तो ये हमारा स्मृति होगी। इससे उल्टा करेंगे तो स्मृति भ्रंश होगी। तो स्मृति भ्रंश होने से तमाम चीज होंगी, हमको याद नहीं रहेगा। हमको पढ़ाई करना है तो हम कहेंगे कि हमको H9 टोन करना पड़ेगा चाइनीज की भाषा में। जब स्मृति भ्रंश होगी तो हम कहेंगे H9 टोन कर लीजिए, तो हम कहेंगे ना कि H9, क्योंकि H9 टोन करने से हमारी स्मृति मेमोरी हमारी आती है, तो वहां बोलेंगे। तो ऐसे ही हम लोग स्मृति में हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ मन पर हम लोग कहेंगे, क्योंकि मन है, मन पे सब है, धी भी है, धृति भी है, स्मृति सब मन के भाग हैं। तो हमको मन को टोन करना पड़ेगा, तो फिंगर नंबर 8 में हमको टोन करना पड़ेगा। चाहे मिडिल में कर लें तो भी हमारा काम चलेगा, और अगर नहीं करना तो हम लोग तीनों में करना पड़ेगा। और मेमोरी के लिए और कुछ नहीं होगा तो हम लोग यहाँ कर लेंगे तो लिम्बिक सिस्टम हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा कि लिम्बिक सिस्टम, तो लिम्बिक सिस्टम कंट्रोलर है कहीं वहां पर है। तो स्मृति भ्रंश के लिए हम लोग मिडिल फिंगर, राइट मिडिल फिंगर को तीनों में हम लोग टोन कर लेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। वहां हम लोग H9 को टोन करेंगे। तो ये इस रूप में है। तो ये अब लिंग सूत्र पे हम लोग आते हैं। क्लियर? आगे बोलिए, बोलते जाइए, एक आध बोल दीजिए। ठीक है, आगे चले हम लोग। यस सर। यस सर। सर तो प्रज्ञापराध की बहुत लंबी लिस्ट है, उसको आप समझ लिए क्या है। भाई आप जा रहे हैं और आपको अचानक क्या हुआ, देखिए धी भ्रंश, धृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश, आप शेर सामने आ गया, आपकी ताकत कमजोर है, आप तुरंत लड़ गए, तो ये भी स्मृति भ्रंश, धी भ्रंश और धृति भ्रंश के उदाहरण है। प्रज्ञापराध है ये, क्योंकि ये आप
आपको करना चाहिए, बुद्धि से नहीं करना चाहिए। किसी कोई भी विषय हो, कोई भी हो, कोई विषय, जीवन के सारे विषय हैं, उन विषयों का अधिक सेवन माने अधिक करना, वो भी आपका प्रज्ञापराध है। अब आपका टाइम हो गया, ऑफिस का समय मान लीजिए हुआ 5 बजे खत्म हो गया, चलिए 8 बजे तक बैठ लीजिए, 10 बजे आप रात भर बैठे रहे और अपने घर नहीं गए, तो ये भी प्रज्ञापराध की श्रेणी में आएगा, समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर द्विभ्रंश, द्वितीय भ्रंश, इसमें तीनों हैं, आप भूल रहे हैं। उचित आहार विहार, आपको जो आपके शरीर के हिसाब से, अगर आप मोटे हो रहे हैं तो वैसा काम, जो पिज्जा बर्गर कंटिन्यूअस मत खाइए, कम खाइए। आपकी एसिडिटी बढ़ रही है तो गोलगप्पे का पानी मत पीजिए, ये सब करिए। पीएच 8 की तरफ ले जाइए, पीएच 7 से कम आएगा तो आपको बॉडी में एसिडिटी बढ़ेगी। तो इसलिए ये सब प्रज्ञापराध की श्रेणी में है। आप सर क्वेश्चन है सर, अभी आपने बताया था धृति और धी माने धैर्य। हाँ, धी माने नहीं, बुद्धि, धृति माने धैर्य। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आप रात में जाइए और जो आपका स्मशान भूमि है वहीं पर लगातार टहलते रहिए, 2 घंटे वहीं बैठे रहिए। ये सब प्रज्ञापराध की श्रेणी में है। देखिए बहुत, इसीलिए बहुत बड़ी रात, चोर डाकू आपको मालूम है कि चोरी करता, डकैती करता है, आप उसके साथ लगातार बैठना शुरू कर दे तो आप एक दिन अरेस्ट हो जाएंगे। वो अरेस्ट भले ना हो, आप हो जाएंगे। ये सब प्रज्ञापराध है, आपकी बुद्धि से द्वारा अपराध किया जा रहा है और किसी वजह से कोई आप जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, उसी तरह अब मन में आप ईर्ष्या कर रहे हैं, आपको देखा कि अरे उन्होंने, आपके एक स्टूडेंट है, उन्होंने बढ़िया पढ़ाया, तो आपको बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे साथी ने और बढ़िया पढ़ाया। आप ईर्ष्यालु हो गए, प्रज्ञापराध है। आप मोह अधिक करते हैं तो मोह भी आपका, मोह सकल व्याधिन कर मूला, समस्त व्याधियों का मूल है मोह, और तिन ते पुण्य उपजहि बहुशूला, तो उनसे तमाम और कष्ट होते हैं। तो मोह, अभिमान, अहंकार का 10% क्षम्य है, क्योंकि वो आवश्यक है, वो मन का विषय है, मन के साथ रहता है, मन के साथ बुद्धि रहती है, मन के साथ अहंकार रहता है, मन के साथ सुख दुख रहता है, धी रहता है, धृति रहती है, स्मृति रहती, सब रहती है। लेकिन अहंकार 10% क्षम्य है, उससे अधिक 90% हो जाएगा तो आपका पतन निश्चित है, क्योंकि तब बुद्धि आपकी भ्रमित हो जाएगी, तब बुद्धि कम हो जाएगी। जब 90% अहंकार आ जाएगा तो बुद्धि 10% हो जाएगी, और जब 10% अहंकार रहेगा तो बुद्धि आपकी 90% रहेगी। ये इस तरह, मैं एक कैलकुलेशन, ये मत सोचिएगा 90-10% का ये कैलकुलेशन, मेरा कहना है कि अधिक और कम की मात्रा में कह रहा हूँ, तो बस क्यों है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कहीं से तौला हुआ है कि 10% और, मतलब कम, अहंकार कम हो सकता है, अहंकार अभिमान कम हो सकता है। वो अभिमान, वो गर्व जो देशभक्ति के लिए हो रहा हो, जो अपने होना है कि मैं बढ़िया काम कर रहा हूं तो मुझे अपने पे गर्व है, वो अलग चीज है। अभिमान और अहंकार अलग चीज है, तो उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, तो बुद्धि जिसका काम कर, आप कहीं कोई चोरी करने जा रहा है तो एक मन, एक बुद्धि बताती है कि ये गलत काम कर रहे हो, बताती जरूर है, चेताती है आपको, आप नहीं चेत रहे, आप अरेस्ट कर लिए गए दूसरे दिन, तो ये आपका प्रज्ञापराध की श्रेणी में आया। हम लोग आ रहे हैं, अब आप लिंग सूत्र में हम लोग आ रहे हैं। ठीक, लिंग सूत्र देखिएगा, आप पढ़ते जाइएगा, इसको अपने पढ़िएगा, मैं बताते चल रहा हूँ। पूर्व रूप, जब पूर्व रूप माने अभी कोई बीमारी शुरू हो, जैसे ठंडक आपको लगी और ठंडक लग चुकी, तब 3 घंटे बाद आपको मालूम होगा है कि ठंडक लग रही है। ठंडक पहले लग चुकी होती है तब आप कंबल ओढ़ते हैं, तो समझ लीजिए कि पहले आधे पौन घंटे ठंडक लग चुकी होती है तब आप, तो ये पूर्व रूप है। यानी कोई चीज शरीर में परिवर्तन केमिकल हो चुके हैं, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी केमिकल परिवर्तन ठीक से क्लियर नहीं हुए हैं। तो पूर्व रूप में कहते हैं कि अगर रोग का प्रादुर्भाव अंदर शरीर के अंदर हो गया हो लेकिन बाहर कहीं ना आया हो, तो ये पूर्व रूप है। पूर्व रूप माने, रूप माने प्रस्फुटन हो रहा, और पूर्व माने उसके पहले की स्थिति है। अगर आप सेमेस्टर 3rd में हैं तो आप पढ़े होंगे कि डॉक्टर वॉल भी यही बात कह रहे हैं कि जब कभी केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है तब हमको बाहर से केमिकल
वो हम टेस्ट कराते हैं तो हमको मालूम पड़ता है उसके पहले परिवर्तन हो चुका होता है, तो वो पूर्व रूप है। फिर दूसरा रूप, रूप माने अब वो लक्षण जो है, जो लक्षण है वो स्पष्ट रूप से आ गए। अब आपको क्या हुआ, आपको गर्मी लगने लगी, आपको बुखार आ गया, तो ये बुखार आगा बता रहा है कि आपका लक्षण क्लियर हो गया। आपको कपकपी आ रही है, ये आपके लक्षण हो गए, ठीक है, ये सब लक्षण शुरू हो गए। अब इस समय आपका कोई फुड़िया फुंसी है तो बाहर निकल के आ गई, तो वो परिवर्तन पहले हो चुका था पूर्व रूप में, लेकिन अब दिखाई पड़ने लगा, तो अब लक्षण स्पष्ट हो गए। आपको एसिडिटी, आपको ऊपर चेस्ट में बर्निंग शुरू हो गई, आपको अब मालूम पड़ा कि अरे, जबकि वर्चुअली हीट स्टमक में बढ़ रही थी, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, और अब रूप आया, तो ये रूप हो गया। अब उपशय, उपशय आप लोग नोट कर लीजिएगा जो लोग सुन रहे हैं, उपशय और अनुपशय थोड़ा सा जो किताब में लिखा होगा उससे थोड़ा डिफरेंट मैं बता रहा हूं, बस इतना ध्यान रखिएगा, वो डिफरेंट है और उसका वही अर्थ है जो चरक संहिता में कहा गया, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक। उपशय माने क्या हुआ, उपशय ये लिंग सूत्र के लक्षण नहीं है, ये लिंग सूत्र माने जो लक्षण हम कह रहे हैं, ये पूर्व रूप के आगे की स्थिति नहीं है। उपशय और अनुपशय संप्राप्ति है। संप्राप्ति माने पहले बता दूं, संप्राप्ति माने रोग का पूरा उदय हो चुका है, आपका टेम्परेचर ही नहीं बढ़ चुका, आपको सर दर्द भी शुरू हो गया, आपके पैरों में दर्द शुरू हो गया, ये सब जो है संप्राप्ति माने अब पूरी तरह से रोग ने आपको पूरे लक्षण आपको दिखा दिए हैं, ये संप्राप्ति है। क्लियर, यहां तक तो पूर्व रूप और संप्राप्ति ये लिंग सूत्र के सिम्टम है, तीनों के सिम्टम है, पूर्व रूप और संप्राप्ति। उपशय अनुपशय क्या है, आयुर्वेद में कहा गया कि अगर कोई रोग है और कोई हेतु है, हेतु माने कारण, उसका कोई कारण है, अगर आपको सर्दी लगे तो सर्दी कारण है ना, तो हम उपशय माने क्या हुआ कि इस रोग और इस व्याधि के विपरीत कोई काम करना, ये टेस्ट है। उपशय एक टेस्ट है, अनुपशय भी टेस्ट है। अब क्या टेस्ट है, उपशय माने हुआ कि सर्दी आई, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, उपशय माने हुआ कि जो रोग और व्याधि के लिए है उसके विपरीत काम करना, तो ये उपशय है। जैसे सर्दी लगी, आपने जान लिया सर्दी लग गई, तो आपका रूप क्या हुआ, सर्दी कपकपी थोड़ा शुरू हुई, तो ये रूप, ठीक। उपशय क्या हुआ, आपने तुरंत कॉफी पी लिया, गर्म कॉफी, गर्म चाय, कंबल ओढ़ लिया, तो ये इससे अगर आपकी सर्दी घट गई तो ये टेस्ट है कि आपको वास्तव में सर्दी लगी है। कोई ऐसी चीज जो आपके रोग को बढ़ा रही है उसके विपरीत जो काम करें, तो उपशय है कि वो टेस्ट था कि वास्तव में आपको सर्दी लगी, क्योंकि आपने उसके विपरीत किया, गर्मी आपने लाई तो उससे कम हो गया, इसका मतलब उपशय माने टेस्ट है, ये सही टेस्ट है कि हमको वास्तव में सर्दी लगी। अनुपशय क्या है, अनुपशय भी टेस्ट है। वो टेस्ट क्या है, आपको सर्दी लगी है, अभी वैद्य जी या कोई थेरेपिस्ट ये तय नहीं कर पा रहा कि आपको सर्दी लगी है कि गर्मी लगी है, तो वो क्या कर रहा है, सर्दी लगी है आपको, लेकिन वो उसको टेस्ट करना है कि वास्तव में सर्दी लगी कि नहीं लगी, तो उसने क्या किया, सर्दी में कोल्ड ड्रिंक और आपको पिला दिया, आपको आइसक्रीम और खिला दिया, यानी उस रोग और उस व्याधि के अनुकूल कोई और काम कर दिया, तो उससे क्या होगा, आपका रोग बढ़ जाएगा। तो जो बढ़ जाएगा तो दिस इज द टेस्ट, वो समझ गए कि वास्तव में इनको सर्दी लगी थी, क्योंकि हमने सर्दी वाले उपाय और कर दिए, सर्दी लाने के उपाय और कर दिए, तो ये अनुपशय है, और वो आपकी सर्दी का टेस्ट हो गया कि वास्तव में सर्दी लगी थी और हमने उसी के अनुकूल जो दिया उससे उसकी वृद्धि हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए जल्दी बताइए। हाँ सर, अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बढ़िया हो गया। अब और बताइए, जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर वाले हो बोले। सर हम ही लोग सेकंड सेमेस्टर, मतलब ये उपशय कहीं लिखा हुआ गलत है, वहां वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं अब बता रहा हूँ चरक संहिता से, ठीक है। तो उपशय अनुपशय का ये अर्थ है, संप्राप्ति हमने बता चुका, ठीक। तो ये आपके लिंग सूत्र हैं। अब आपका आ जाइए, अब उसी के वो दिया हुआ ना शारीरिक, देखिए शरीर के लक्षण वात पित्त कफ में जब असंतुलन होगा
तो ये दोनों जब संयमित होते हैं, दोनों बैलेंस फॉर्म में होते हैं, तो ये बल कहे जाते हैं। वात पित्त कफ। वात में आकाश वायु है, पित्त में जल और अग्नि है, और कफ में आपको चौथा और पांचवा है, यानी जल है और पृथ्वी है। तो यानी ये जो शारीरिक है, ये कारण है। इन कारणों की वजह से ये लिंग सूत्र में लक्षण हुआ कि वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया, ये सब शारीरिक रूप में रिप्रेजेंटेशन है उसका। और मानसिक क्या है? रज और तम। वही कह रहे थे कि मन के दो रोग हैं, एक रज और तम। तो रज बढ़ाएगा, राजसी प्रवृत्ति बढ़ेगी, तामसी प्रवृत्ति बढ़ेगी। आप डेली शराब पीना शुरू कर देंगे, डेली आपको मुर्गा चाहिए, डेली तामसी जितने भोजन है सब आप डेली करेंगे, तो उससे ये होगा वो मानसिक रोग के रूप में होगा। या गलत काम वैसे करें जो तामसिक काम होंगे, उन सब कामों को आप करेंगे तो ये मानसिक दोष है, और ये तम एक तामसिक दोष है। और ये रजो वाला राजसिक दोष भी होता है। ऐसा नहीं कि राजसिक बहुत अच्छा है, राजसिक में भी कुछ दोष होते हैं, उन दोषों की चर्चा आगे आप मन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये मानसिक रोग है। तो इन रोगों को सत्व जो है, सत्व गुण है, सत्व को गुण मानिए, रज और तम को दोष मानिए। तो रज की प्राप्ति वो सत्व की प्राप्ति करनी है, रज और तम को कम करना है। और प्रत्येक व्यक्ति में रज और तम और सत्व एक साथ भी रह सकता है, ऐसा नहीं है। किसी समय तामसिक होते हैं, किसी में राजसिक होते हैं, किसी समय हम सात्विक होते हैं। लेकिन परसेंटेज जिसका अधिक होगा, अगर 90% राजसिक है तो 90% राजसिक तम होगा। अगर सात्विक 90% है, 10% राजसिक और तामसिक है, तो इसलिए ये दोष के रूप में माने गए। और इन्हीं का लक्षण ये है कि आपको बताएंगे वात बढ़ा, पित्त बढ़ा, कफ बढ़ा, रज वाला राजसिक इनका दोष है कि तामसिक दोष है। ठीक, आगे आइए। द्रव्य औषध। सर एक मिनट सर, मेरा क्वेश्चन है कि अभी लिंग सूत्र आपने बताया, फिर उसके बाद इसमें 2 डिवीजन हो जाते हैं, ठीक है, शारीरिक और मानसिक। तो शारीरिक रोग में हम वात पित्त कफ देखते हैं, मानसिक में रजतम देखा जाता है, ऐसा समझ सकते हैं मानसिक रोग के लिए? हाँ बिल्कुल। आप देखिए जिन दोषों की बात उसमें जो पढ़िएगा, जब रज और तामसिक दोषों में देखेंगे तो उसमें बहुत से है। तो इन ये आपको दिखाई पड़ते हैं, मतलब दिखाई मीन्स कि आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता जाता है, और आपको वो लक्षण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आप उसको मानेंगे नहीं। राजसिक जो आपके दोष होंगे वो दिखाई पड़ रहे होंगे कि आप मन में करते हैं, तो मन का रोग है वो। हाँ सर, वही सर। ठीक है, वो अधिक मालूम पड़ेगा। आप अगर कि आप क्या लगता है किसी को मारना अच्छा लगता है? मैं वो एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ। मान लीजिए अब ये तामसिक है, ठीक है, हिंसा तामसिक है, तो आपने कहा कि नहीं, आप नॉर्मली क्या बोलेंगे? अच्छा बोलने के लिए आप कहोगे नहीं, ये मुझे नहीं, जबकि आपका मन कर रहा है कि उसको मार दे, तो ये तामसिक प्रवृत्ति हुई ना। तो ये मन का रोग है, जो मन के रोग को जल्दी बताता नहीं है। तो लिंग सूत्र माने वो आपके लिए है, वो चिकित्सा वाला तो समझेगा तब बहुत बाद में। सर जो साइकोलॉजिकल रोग होते हैं, साइकोलॉजिकल और जो एपिलेप्सी है, दोनों अलग है आपस में? नहीं, साइकोलॉजिकल सारे मन के रोग हैं, साइकोलॉजी वाले सारे मन के रोग हैं, लेकिन प्रभावित इन्हीं सबसे प्रभावित होते हैं। और तमाम तो हमने कहा ना कि काल, असात्म इंद्रियार्थ संयोग जो कारण है, ऊपर कारण देखिए, ये है अतियोग, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, अतियोग, अयोग, मिथ्या योग। ये भी तो मूल रूप है इंद्रियों के विषयों से असात्म, मतलब कोहेसिवनेस न होना, अनुकूल न होना, इनके कारण भी तो होता है। ये कारण है, देखिए हेतु सूत्र, ये कारण है, इन कारणों से ये पैदा होते हैं। और ये लिंग सूत्र लक्षण है। आपको रज वाला राजसिक और तामसिक ये दोष आपको प्रकट होने लगेंगे अंदर, आपको मालूम नहीं, आप बताएंगे नहीं, लेकिन कोई अगर होगा तो समझ जाएगा, इससे समझेगा, असात्म इंद्रियार्थ संयोग से। ठीक है जी सर, जी। हम लोग आते हैं द्रव्य सूत्र। ठीक है, अब देखिए इसको भी समझ लीजिए, जो चरक संहिता ठीक कह रहे हैं उसी के हिसाब से समझिएगा इसको। ठीक, जो बता रहे दोष शामक से क्या समझ रहे हैं? दोष शामक से हम लोग क्या समझ रहे हैं? दोष, अब आप बताइए हिंदी, तिवारी जी बोलिए। तिवारी जी, दोष शामक, वैसे केवल शब्द बताइए, शब्द से क्या अर्थ? दोषों का शमन करने वाला। बस बहुत बढ़िया, ठीक, वेरी गुड। तो दोष को शमन कर रहा है, शमन माने खत्म कर रहा है। तो दोष हमारे क्या है? वात पित्त कफ। ठीक,
और वात पित्त कफ नहीं, आप वो भी सब और भी जोड़ सकते हैं, धातु भी जोड़ सकते हैं अगर अगर जोड़ना चाहें तो। इनको जो शमन कर रहा हो, यानी अगर वात बढ़ा है तो वात को कम करे, ये दोष शामक द्रव्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ औषध सूत्र लिखा है, औषध औषधि नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोष शामक माने जो दोष वात पित्त कफ दोनों को, अगर वात को है तो उसको शमन करे, पित्त को शमन करे, तो ये जो है ऐसे जो हमारे होंगे वो दोष शामक द्रव्य कहे जाएंगे। जैसे अगर वायु की वजह से रुक्षता बढ़ गई, रूखापन बढ़ जाता है, तो आप देखिए तो सर्दियों में क्या करते हैं हम लोग, तेल मालिश करते हैं ना। तेल मालिश जब करते हैं तो उसका अर्थ यही है कि हम रुक्षता को, जो रूखापन है वायु की वजह से, उसको घटा रहे हैं, तो ये दोष शामक द्रव्य है। तेल तेल हमारा दोष शामक द्रव्य उसके लिए, क्योंकि रुक्षता के लिए हमको कौन सा यूज करना है, हमको स्निग्धता बढ़ानी है, तो उसके लिए तेल यूज करते हैं। अब कोई आपको गर्मी लगी तो सर्दी वाले, सर्दी लगी तो गर्मी वाले, ये सब दोष शामक है ना। तो ऐसे द्रव्य जो है दोष शामक कहे जाते हैं। फिर होता धातु प्रकोपक। अब इसको बताइए, धातु प्रकोपक, धातु माने धातुओं को संतुलित करना, ना, नहीं, धातुओं को प्रकोपित करना। हाँ, प्रकोपित मतलब प्रकोप, प्रकोप माने गुस्सा, धातु को बढ़ा देना। तो कोई ऐसा द्रव्य हो सकता है आपके पास, ये औसत माने उन्होंने सबकी डिफिनेशन दिया है। धातु, जो धातुओं को, सब में धातु हैं, रस रक्त मांस मद, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र और वात पित्त कफ, ये सब जाड़ू, इन सब ये शांति से पड़े हुए थे। और कोई एक आपने ऐसी चीज ले लिया, कोई खा लिया द्रव्य, उससे क्या हुआ, ये बढ़ गए, किसी में रस बढ़ गया, किसी मतलब अपने शांति अवस्था से किसमें, प्रकोप में आ गए, यानी बैलेंस फॉर्म में नहीं होकर अनबैलेंस हो गए, इम्बैलेंस फॉर्म में हो गए। ठीक है, तो इनको जो है ये वो करते हैं, ये ऐसे, जैसे कहा जाता है कि कुछ खाद्य पदार्थ हैं, वो देखिए वो तो वो चरक संहिता वो बात कर रहे थे, वो तो द्रव्यों के बारे में बात कर रहे थे ना, कि भाई आप जैसे कहते हैं कि दूध के साथ आप खिचड़ी नहीं खानी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हैं बहुत सी कि इनके साथ चीज नहीं खाना चाहिए। तो उन सब चीजों को, है ना, द्रव्यों में, जैसे आप कहते हैं कभी कभी कि दो केमिकल यूज करके नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन से केमिकल में कौन सी चीज हो। कुछ लोग मॉकटेल वगैरह पीते हैं, अब उसमें कौन से केमिकल में कौन सा केमिकल यूज करना है ये नहीं मालूम, तो धातुएं बढ़ जाएंगी, यानी आपको कोई खराब स्थिति आ सकती है ना। और फिर उसको मॉकटेल बोलेंगे, या उसको कहेंगे क्या कहते हैं, और कोई कॉकटेल, या कौन बोलते हैं, इस तरह कॉकटेल बोल देते हैं, वो बोल देते हैं, सब चीजें। तो ये धातु प्रकोपक हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है, लेकिन ये हो सकती है, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन आयुर्वेद के अलावा मॉडर्न साइंस भी कहती है कि बहुत दो केमिकल को ऐसे मत मिलाइए जो दोनों के गुण कहीं हो, किसी में दोनों को मिलाने से और अचानक आपको भाप बन जाए, वो भी। तो धातु प्रकोपक जो है, तो वो द्रव्य जो धातुओं को बढ़ाते हैं, यानी शांति वाले धातुओं को बढ़ा देते हैं। और तीसरा है स्वस्थ हितकारक, जो सम अवस्था में हमारे दोष, हमारे कौन बल, वात पित्त कफ और हमारे रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा, ये शांत अवस्था में थे, इनको शांत अवस्था में ही रहने दें, वो हमारे स्वस्थ हितकारक है। क्लियर? अभी ये हो कि क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए लोग देखें, तो हम लोग ने हमारे यहाँ जो आयुर्वेद में 6 रस कहे गए हैं। ठीक है, तो एक मधुर है, मीठा, एक मीठा है। तो मीठा में कहीं नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, मीठे में जल और पृथ्वी मिला होता है, जल और पृथ्वी अंश से बनता है मीठा। ठीक, और खट्टा आपको बनता है अग्नि और पृथ्वी से, खट्टा जो होता नहीं, नींबू, जैसे नींबू है, और जो साल्टी होता है उसमें जल और अग्नि होती है। जो तिक्त होता है जैसे मिर्चा, तो ये वायु और अग्नि होती है।
और बिटर जिसको कहेंगे उसको वायु और आकाश होगा। और जो कैसेला होगा, कैसेला वो वायु और पृथ्वी होगी। ये 6 हमारे कहे गए हैं, इसको केवल आप नोट कर लीजिए, ऐसे ही कोई जरूरत नहीं। अब रोग, चाइनीज में रोग कहा गया था, चाइनीज में मेरिडियन की परिभाषा में हम लोगों ने पढ़ा था। चाइनीज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मेरिडियन, द मीन्स बाय विच मैन इज क्रिएटेड, द मीन्स। सर एक बार दोबारा बताएंगे, आपने जो नोट करने के लिए बोला था। हाँ, हम वो बता रहे, मधुर मतलब मीठा जो है जल और पृथ्वी। हाँ जी। जो खट्टा है वो आपका अग्नि और पृथ्वी। जो साल्टी है वो जल और अग्नि, साल्टी टेस्ट जो नहीं था। जो आपका तिक्त है, तीखा जैसे मिर्चा, तो ये है वायु और अग्नि। और जो बिटर है, बिटर टेस्ट, वो वायु और आकाश। बिटर माने वायु और आकाश। और एक कसैला होता है, तो जो कैसाला होता है वो वायु और पृथ्वी। ये छह जो है ये रस बताए गए हैं उसमें। अब देखिए हम लोग आ गए कि हम लोग बता रहे थे चाइनीज मेरिडियन में हम लोगों ने कहा था कि द मीन्स बाय विच मैन इज क्रिएटेड, द मीन्स। सर सॉल्टी किसके होता है? सॉल्टी हम लोगों ने बताया, साल्ट वाला जल और अग्नि। जल और अग्नि, ठीक। और सर मीठा जो है? मीठा तो जल पृथ्वी। अच्छा, ठीक है सर। तो हम लोगों ने कहा कि उसमें जो चाइनीज मेरिडियन का द मीन्स बाय विच मैन इज क्रिएटेड, नंबर 1, नंबर 2 द मीन्स बाय विच डिजीज अराइजेस, नहीं द डिजीज अकर्स, और नंबर 3 द मीन्स बाय विच डिजीज अराइजेस, और नंबर 4 कहा था द मीन्स बाय विच मैन इज क्योर्ड, है ना? यही हमारी मेरिडियन है ना, 4 डेफिनेशन है मेरिडियन की। अब देखिए उसको, तो एक जो है, जो उसमें 2 पॉइंट कहे गए थे वो ध्यान रखिएगा उसको। डिजीज अकर, अकर माने बाहर से कोई आ रही है, अकर्स माने बाहर से आ रही है, पैथोजेनिक फोर्सेस बाहर से आ रही है। और डिजीज अराइजेस माने अंदर से पैदा हो रही है। तो जो डिजीज अराइजेस वाला है वो हमारे यहाँ आयुर्वेद में कंपेरिजन करिएगा, निज रोग, इसको कहेंगे निज रोग, ये कहेंगे निज रोग। ये निज नीचे से शरीर के अंदर से ही पैदा हुए हैं, और ये वात पित्त कफ यही सब जो धातुएं हैं रस रक्त मांस में इन्हीं के वजह से हुए। तो ये डिजीज अराइजेस है। फिर दूसरा उन्होंने कहा डिजीज द मीन्स बाय विच डिजीज अकर्स, अकर माने बाहर से आ रही है। तो बाहर से जो आ रही हैं वो रोग हम लोग इसमें बोल रहे हैं आगंतुज रोग। जो बाहर से आ रहे हैं, चोट लग गई, गिर पड़े, जल गए, कट छुरी लग गई, कांटा लग गया, कहीं ट्रॉमा हो गया, ये सब हमारे जो है आगंतुज रोग, जो बाहर से आ रहे हैं वो हमारे, ठीक है, वायरस बैक्टीरिया ये सब शामिल है उसमें, ये आगंतुज रोग। तो निज रोग माने डिजीज अराइजेस, और डिजीज अकर्स में आगंतुज रोग हो गए। और तीसरा हमारे यहाँ वहां पर है मानस रोग। हालांकि वहां कंट्रोलर गॉल ब्लैडर है, हमारे चाइनीज में कंट्रोलर कौन है? गॉल ब्लैडर, सिर का ताज। तो वो जो है कंट्रोलर है मानसिक रोगों का भी। आप पढ़िएगा यूबी में, चाइनीज ट्रीटाइज 7 में पढ़िएगा बीबी, तो उसमें मानसिक रोग बहुत से कंट्रोलर उसमें होते हैं। तो यद्यपि वो है, लेकिन हमारे यहाँ मानस रोग अलग से बता दिया गया, रज और तम। तो वो जो है मानस रोग जो होंगे वो इच्छित पदार्थों के क्या हो, जो कोई हम चाह रहे हैं वो न मिले। तमाम वहां पर उन्होंने कहा, हमारे एस्पस में तमाम लोग आए, तमाम ऐसे केसेस आए, उन्होंने कहा कि हम शाहरुख खान से ही शादी करेंगे। तो आप ये जो मानसिक रोग है, नहीं ऐसे मानसिक, तो ऐसे जो चाहें और वो न मिले तो आपको कोई रोग हो जाएंगे। तो इसीलिए वही मोह सकल व्याधि निकर मूला, और सब सारे समझिए सारी चीजें जो हैं वो व्याधियां हैं। जहां बैलेंस फॉर्म से आप अधिक हुए तहां काम बात सब
काम बात है, कामनाएं जो बात, कामनाएं जो है, इच्छाएं जितनी है ये बात के रूप में है, ठीक है। और कफ लोभ, कफ जो है अगर लोभ बहुत है तो कफ के रूप में है, और क्रोध कर रहे हैं तो पित्त के रूप में है। क्रोध पित्त निध छाती जा रहा, और प्रीत कर, अगर काम दो बात और पित्त और कफ तीनों असंतुलित हो जाए तो एक बीमारी होती है, हम लोग यहाँ बोलते हैं, वहां भी कोई बीमारी का नाम होगा, यहाँ बोलते हैं सन्निपात। आपकी दिशा, आपका मन, आपका ब्रेन सब फंक्शनल नहीं रह पाता, आप अंड बंड बोलने लगते हैं, इररिलेवेंट चीजें बोलने लगते हैं, आपका सेंस नहीं रहता, आप पहचानते नहीं हैं, वो सन्निपात की स्थिति होती है। क्यों? उसमें बात भी कंट्रोल नहीं है, पित्त भी कंट्रोल नहीं, कफ भी कंट्रोल नहीं, ठीक। और हम लोग अब केवल छोटी सी जानकारी देनी है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अभी हम समय है हमारे पास, अभी है समय तिवारी जी की खत्म हो रहा है सर 36 हो रहा है, खत्म हो गया, अभी 10 मिनट तो मान लिया जा सकता है। 10 मिनट ठीक है, हम शुरुआत कर देते हैं, बात देखेंगे जी। तो हम लोग देखिए अभी तक हम लोग जो करते हैं तो किस रूप में हम लोग करते हैं इनका, जैसे कोई वस्तु की किसी जानकारी क्या है, जानकारी कैसे हमको मिलती है। एक तो हमको जानकारी मिलती है आप्तोपदेश से, जो पहले कहीं लिखा हुआ, जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, किसी ने कहा कि जो है, उन्होंने गैलीलियो ने ये कहा तो हमने गैलीलियो की बात नोट कर लिया। उन्होंने कहा कि उधर चारवाक ने ये कहा, हमने उस दर्शन को ले लिया। उन्होंने कहा कि आइंस्टीन ने ये कहा, हमने आइंस्टीन को ले लिया। तो ये जो कहा गया पहले, ये आप्तोपदेश के रूप में है। क्यों? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका चरित्र, मतलब जिसका व्यक्तित्व महान था, उसने कोई रिसर्च किया, तो उसके जो आए हुए आप्तोपदेश के रूप में, ठीक, ऐसे तो हुआ। दूसरा क्या हुआ? प्रत्यक्ष। हमने कहा कि हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध वाले जितने भी हमारे एपरेटस है, ये एपरेटस जब कहेंगे तभी हम मानेंगे, ये प्रत्यक्ष है। तो दो कारण हुए, पहला तो हमको आप्तोपदेश, यानी जो कहीं लिखा हुआ है लिटरेचर, उसको हम पढ़ रहे हैं, वो हम मान रहे हैं आप्तोपदेश है। दूसरा हमने कहा प्रत्यक्ष, हम देखेंगे तभी हम मानेंगे कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये प्रत्यक्ष हो गया। तीसरा हो गया अनुमान, हमने कार्य और कारण के बीच में संबंध को जान लिया है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं। हमने जाना कि जब अग्नि जलती है तो उसके पास उसकी लपटें 2-4 फीट ऊपर उठती है, 5 फीट ऊपर उठती है, लेकिन धुआं जो है 20 फीट ऊपर उठता है। तो हमने ये दो चीज समझा कि जब अग्नि जलेगी तो दो चीजें होंगी, एक तो लपट जो पीली रेखा में होगी या नीली रेखा में होगी या ऑरेंज में होगी, तो इन फॉर्म में जो जा रही ऊर्जा वो दिखेगी, लेकिन धुआं काला ब्लैक के रूप में हमको दिखेगा और ऊपर। तो अब हमने ये कार्य और कारण, माने कार्य क्या हुआ? अग्नि जलना। कारण क्या हुआ? कारण तो ये हुआ वो अग्नि, और कार्य क्या हुआ? जो धुआं। तो हमने समझा कि अगर धुआं है तो हमने रिजल्ट तुरंत निकाला कि कोई उसका कारण जो है वो अग्नि है। ये हमने अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से अर्जित किया। इस प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रयोग हमने अनुमान में किया कि हमने क्या लगाया कि अगर धुआं है तो यानी अग्नि जल रही होगी, ठीक है। उसी तरह हमने देखा प्रत्यक्ष में, पहले प्रत्यक्ष में देखा कि अंडे से चूजा निकल गया। अंडे से 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, जो भी टाइम फैक्टर है, उसके बाद चूजा निकल गया। तो हमने माना कि अंडा कारण है और ये कार्य है जो चूजा है। तो अगली बार हमने कहा कि अगर चूजा निकल रहा है तो हम समझ गए, अनुमान लगा लिए कि अब 15 दिन में अगर अंडा हमारे पास है तो हमने समझ लिया कि अब मुर्गी 10 दिन बाद ये चूजे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने कार्य कारण संबंधों से प्रत्यक्ष देखा था, लेकिन अब हमने कार्य कारण संबंधों से अनुमान लगा लिया। तो ये जो होता है ये अनुमान का आधार है। और बस यही है, मेन तीन है, और वो तर्क भी है। तर्क क्या करते हैं? इन्हीं कार्य कारण संबंधों से हम लोग तर्क करते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि ये लिखा हुआ था इसलिए इसका अर्थ ये था, ये ऐसे बोलते हैं ना
कि ये लिखा हुआ था, इसका अर्थ ये था, तो अगर ये लिखा हुआ है तो इसका अर्थ वो नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह तर्क हम देते हैं कि जो चीजें हम देख रहे हैं इनके आधार पर कार्य कारण संबंध ये था, इसलिए ये वाला तर्क है। बस यहां पर हम लोग आ गए। अब हम लोग आयुर्वेद के 6 घटकों में आ सकते हैं। आयुर्वेद के हमारे 6 घटक, तो हम लोग वो चीज देखिए, आपको जो पढ़ना सब इसमें लिखा हुआ, बहुत चीजें हैं, लेकिन वो आपका पढ़ने का सिस्टम समझ में आ जाए आपको, और कैसे उसको हमको समझना है ये आ जाए, तो हम लोग बस 10 मिनट की तिवारी जी, ठीक है? यस सर, ठीक है, बाकी लोग जान लें, अच्छा है। और लोग बता दें, कोई किसी को लग रहा हो बोलिए, और लोग बोल सकते हैं। 10 मिनट की ओर कह रहा हूँ, 10 मिनट, और 10 मिनट चाहिए बोले जल्दी आ जा। अरे आने दो। चलेगा सर? ठीक है, चलेगा। थोड़ा सा बता दें ताकि फिर अगली बार है। द्रव्य हम लोग बात करते हैं आयुर्वेद में, और पूरा मास्क लगा के आएगा। इस चैप्टर की आवश्यकता क्यों है? इस चैप्टर के आधार पर ही आप सारे प्रोटोकॉल बनाओगे। इसी ये चैप्टर जो लिखा हुआ है, द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य के साथ जुड़ा हुआ द्रव्य और गुण और कर्म, ठीक, और उसके साथ एक समवाय है और एक सामान्य विशेष का उदाहरण है। तो ये 6 घटक है। तो जब कभी घटकों की बात आएगी तो 3 जो है त्रिसूत्र था, 5 हमारे द्रव्य थे, 10 द्रव्यों का सिद्धांत, 5 हमारे महाभूत थे, 5 हमारे वो थे भूत जिनको हम तन्मात्रा कहते हैं, 10 इंद्रियां हैं, 6 हमारे घटक हैं और हमारे 10 द्रव्य हैं। तो ये इन अंकों का कितना जो योग है आप वो समझते रहिए कि जब कभी बोले कि घटक कितने हैं तो तुरंत 6, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। तो द्रव्य क्या है देखिए, परिभाषा देखिएगा, देखिए पेज 23H में लिखा हुआ है, यानी जो ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी के टीका है उसके चरक संहिता के पहले जो पहला मोटा ग्रंथ है उसमें 22वें नंबर, पेज नंबर 22 पर है ये पहले, और दूसरा वॉल्यूम में H2 लिखा होगा, ठीक। तो यत्राश्रिताः कर्म गुणाः और कारणम समवाय तद्द्रव्यम। अब देखिए यत्राश्रिताः कर्म गुणाः, कर्म और गुण। अब देखिए कर्म और गुण क्या है? कर्म और गुण जिस पर आश्रित हों। इस द्रव्य में क्या है? द्रव्य माने कंटेनर, द्रव्य माने आपका शरीर, और आपके शरीर में क्या है? कर्म है और गुण है। इन भी आप पे आश्रित हैं। आश्रित माने रहते हैं, निवास स्थान कर रहे हैं आपके शरीर में। कौन कर रहा है? कर्म कर रहा है, गुण कर रहा है। आप बहुत सब बोलते हैं तो वो गुण है आपका, वो आपके अंदर आश्रित है। आप बहुत अच्छे कर्म करते हैं, वो आपका आप द्रव्य है, उसमें वो आश्रित है। तो यत्राश्रिताः कर्म गुणाः और कारणम समवायित, ये समवायिक कारण भी है। अब समवायिक कारण के लिए समवायिकरण, समवायिकरण करण नहीं, समवायिक कारण लिखिएगा, समवायिक कारण। अब समवायिक के हम लोग बाद में बताएंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए कि और समवायिक कारण, समवायिक कारण माने ये हुआ कि वो समवायी मतलब ऐसे ये कर्म और गुण इस द्रव्य में स्थित हैं कि ये इनको अलग नहीं कर सकते। इस द्रव्य से, आपके व्यक्तित्व से, जो आपका शरीर बना हुआ है उसमें कर्म और गुण दोनों निवास कर रहे हैं, और इनको आपसे अलग कोई नहीं कर सकता है। ये ऐसे संबंध से जुड़े हुए हैं जिसको समवायी कहा जाता है। तो यत्राश्रिताः कर्म गुणाः और कारणम समवाय तद्द्रव्यम, उसी को द्रव्य कहते हैं। तो यानी तिवारी जी के अंदर अगर बोलने की क्षमता है तो तिवारी जी का एक कंटेनर है, तिवारी जी के अंदर गुण है बोलने का, वो अपने घर परिवार के लिए बहुत अधिक जो है चिंतित रहते हैं, यानी सबका देखभाल करते हैं, तो ये उनके कर्म के रूप में है। तो ये कर्म और गुण कोई उनसे अलग नहीं कर सकता। वो कर्म और गुण दोनों उन पे आश्रित है,
उनके घर में रहते हैं, उनके शरीर रूपी घर में रहते हैं, और उनसे अलग करने का कोई शक्ति उनको उससे अलग नहीं कर सकती। उन कारणों को, उन कर्म और गुण को उनके शरीर रूपी द्रव्य से अलग नहीं कर सकती। और क्योंकि वह समवायी कारण से बंधे हुए हैं। समवायी कारण है, समवायी कारण माने समवायी भाव, ऐसे भाव से जुड़े हुए हैं कि उनको पृथक करना मुश्किल है, संभव ही नहीं है। वो जब तक जीवन है तब तक वह उनके साथ जुड़ा हुआ है, इसको द्रव्य कहते हैं। ठीक, ये द्रव्य में इतनी आई है। अब इसको आप लोग, अब द्रव्य भेद हम बता चुके हैं वैसे, ठीक है। देखिए वही आया ना द्रव्य भेद, जिसको हम बताए थे, वही कि आकाश ये कारण है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा। और ये कार्य द्रव्य कौन है? चेतन अचेतन। तो चेतन में एक प्राकृत है, एक कृत्रिम है। यानी प्राकृत माने जो प्रकृति से बना हुआ है, और कृत्रिम माने जिसको आपने बना दिया, पत्थर को तराश करके आपने कुछ बना दिया तो कृत्रिम हो गया, और जो पत्थर प्रकृति से बनाया हुआ वो प्राकृत हो गया। फिर चेतन में दो हुए, एक अंतः चेतन हुआ जो आंतरिक रूप से चेतन है और बाहरी दिखाई नहीं पड़ता, वो वनस्पति हुआ, वानस्पत्य हुआ, विरुद्ध हुआ, औषधि हुआ। ये, और यहाँ पर औषधि शब्द का प्रयोग है। तो ये अंतः चेतन वाले जो है, वनस्पति माने जिसमें फूल न लगे और सीधे फल आ जाए, गूलर के फूल कहते नहीं है, गूलर के फूल। तो वनस्पति माने जिसमें फूल न लगे, फल आ जाए वो। वानस्पत्य माने हुआ जो इनमें फूल भी लगे और फल भी लगे, वो वानस्पत्य है। विरुद्ध जो लता वितान के रूप में है, गिलोय वगैरह। और औषधि वो है जो पक जाने पर ही, जो जब पक जाए तभी उसका यूज हो सके। ऐसे गेहूं जो चना, ये हरे होते हैं, बाद में पीले पड़ जाते हैं, इनको पक जाना बोलते हैं। पक जाने के बाद इनका यूज हो, वो औषधि है। और इधर क्या है? जो बही माने बाहर, अंतः माने अंतर, दो बाहर और अंतः दोनों में चेतना हो, तो हम लोग जरायुज माने पिंडज, जरायुज को पिंडज भी कहा जाता है। पिंड के रूप में सीधे उत्पन्न हुए हो माँ के गर्भ से। अंडज जो माँ के गर्भ से अंडे के रूप में उत्पन्न हुए हो, वो स्वेदज जो स्वेद से उत्पन्न हुए हो, और उद्भिज जो नीचे से, भूमि से, जल से तोड़ कर निकले हो, वो उद्भिज है। ठीक, ये हो गया। कर्म क्या है? तो कर्म क्या? कर्म देखिए, कर्म में ये एक श्लोक है, आगे कहीं पढ़ेंगे आपकी। सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नता परादय अगुणा प्रोक्ता प्रयत्नादि कर्म चेष्टित मुच्यते। ये पूरा श्लोक इस तरह है कि सार्था गुरुवादयो बुद्धि, अब वो भी बता बुद्धि के रूप में है उसमें। तो बुद्धि में है कि सार्था माने सा अर्था, अर्थ माने फिर वही कहा विषय। विषय कौन है? शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो इन्हीं के साथ सा अर्था, अर्थ के साथ, विषय इंद्रियों के विषयों के साथ जो जुड़े हुए हैं। सार्था गुरुवादियो, गुरुवादि हम लोग, गुरु अगर वो है 20 गुरु आदि दो हमारे वो है 20 है। और बुद्धि प्रयत्नांता परादय, जो प्रयत्न से समाप्त होते हो। इतने गुणों की व्याख्या किया गया था, जो प्रयत्न में समाप्त हो रहे हों। प्रयत्नांता मतलब प्रयत्न में जो अंत हो रहा हो, वो प्रयत्नांता है। और परादय माने पर अपर, वो वाला सामान्य वाला, पर अपर जिसको कह रहे थे ना संयोग विभाग, वो वाले में परादय। गुणा प्रोक्ता, ये गुणा, ये गुण कहे गए हैं। और प्रयत्नादि कर्म चेष्टित, प्रयत्न आदि चेष्टाओं को कर्म है। वाणी से और मन से और शरीर से जो चेष्टा की जाए वही कर्म है। वाणी से बोले तो शरीर से और मन से। तो शरीर और मन हमारे यहाँ दो अलग अलग है। तो शरीर और मन और वाणी तीनों से जो भी कोई चेष्टा प्रयत्न कर रहे हैं वो कर्म है। वो चेष्टा जो भी कर रहे हैं वो कर्म है। अब कर्म का रूप में क्या है? कर्म के भेद में है। तो कर्म जैसे भी है, कर्म में क्या हुआ कि कर्म कहीं ना कहीं आपको अलग अलग करता है, मूवमेंट कराता है, गति कराता है। जब तक कोई गति करेंगे तो गति कैसे देखिए, गति के रूप देखिए। उत्क्षेपण माने ऊपर उठाना, यानी अगर कोई चीज, मेरा हाथ दिख रहा है, अगर यहाँ पर कोई चीज है तो इस जगह से अगर उसका संयोग हट जाता है और यहाँ चली जाती है, तो यहाँ से संयोग हटा और यहाँ संयोग बन गया। तो ये एक जगह संयोग खत्म हुआ
और दूसरी जगह संयोग बना, ये उत्क्षेपण कहलाता है। और अवक्षेपण ये यहाँ है और अब ये नीचे चला गया, यानी इस जगह से संपर्क हटा और यहाँ संपर्क इसको हो गया, तो यानी यहाँ से संयोग हट गया, यहाँ से वियोग हुआ और यहाँ पे संयोग हुआ, तो ये अवक्षेपण है। आकुंचन यानी आकुंचन हार्ट में होता है, जो मूवमेंट होता है कैसे, ऐसे हार्ट करता है, तो ये सिकोड़ना ये आकुंचन है। आकुंच और प्रसारण माने फैलना, तो ये फैलाव, आकुंचन और प्रसारण। और गमन, गमन कहीं जाइए बाहर, बाहर दाएं बाएं कहीं भी वो गमन, वो सब गमन में आता है, उसमें सब चीजें हैं। जैसे चाइनीज में हम लोगों ने पढ़ा था कि लीवर इधर भी जाती है, बाएं भी जाती है, दाएं भी जाती है, ऊपर भी जाती है, नीचे, तो वो वैसा जो है वो गमन के जितने रूप हो सकते हैं वो गमन में है। तो ये आपका कर्म हो गया, ठीक है। और क्या देखिए कर्म, यहाँ पे कर्म बता दें, कर्म तक बताए तिवारी जी, बस छोड़ दे फिर बता दीजिए सर। बस कर्म बता दें, यही बता चुके हैं, बस कर्म बता दें, आगे छोड़ देते हैं। संयोगे च विभागे च, एक और परिभाषा इसकी, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम और कर्तव्य से क्रियाकर्म कर्म नानपेक्षते। तो यहाँ दूसरा वाला छोड़ दीजिएगा, अभी पहले वाला पढ़िए। संयोगे च विभागे, संयोग माने मिलना, विभाग माने अलग होना। संयोग में और विभाग में जो कारण हो, ये जो कर्म था वही तो कारण था। संयोग में और विभाग में, यानी संयोग इस बिंदु से इसका संयोग था और ये चीज हमने रखी, ये किताब, और ये संयोग था, ये संयोग दोनों का संयोग था, और इसको हटा लिया तो यहां से संयोग हट गया, तो यानी ये मूवमेंट हुआ। तो संयोग में और विभाग में, विभाग यहां हुआ और यहां संयोग हो गया, यही कारण है कर्म। और द्रव्य में आश्रितम, द्रव्य में आश्रित है, पहले हमने पढ़ चुके थे, यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम संवाद तद्द्रव्य। कर्म और गुण जिस पर आश्रित है वही तो द्रव्य कहा था। तो ये जब वो अगर कर्म है तो ये तो कारण है, कारण ये कारण होगा लेकिन द्रव्य आश्रितम होगा। संयोग विभाग में कारण यही है लेकिन द्रव्य में आश्रित है। अब दूसरा क्या है, कर्तव्य से क्रिया कर्म। अब ये कर्तव्य वाली क्रिया जो है, ये हम लोगों ने जो कहा था वो एक्चुअली ये कंसेप्ट है, दार्शनिक विचार है। हम लोग कर्तव्य अकर्तव्य की बात नहीं करते, हम केवल सामान्य रूप से चिकित्सा में यूज करते हैं। कहता कर्म किसी की अपेक्षा नहीं करता। अगर बोलस, अगर आपने मुंह से खाना खाया तो बोलस अपने आप बनेगा, वो अपेक्षा नहीं करेगा कि आप बोलेंगे उसको। तो कर्तव्य क्रिया माने ये हुआ जिस मूवमेंट जहां हो रहा हो वैसा मूवमेंट हो। अगर हमको खाना नीचे जाना है तो भोजन नीचे जाए तो कर्तव्य है, और ऊपर जाए तो कर्तव्य की क्रिया नहीं होगी। ठीक, आज यही रखते हैं तिवारी जी, कल हम लोग फिर जब भी अगर आएगा सब में। ठीक सर, बताइए आप लोगों का कैसा रहा, जो लोग नए लोग हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा।